नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर बेंद्रे बसवेश्वर नागोराव। मैं हिंदी विभाग से हूँ और क्रिस्तु जयंती महाविद्यालय बेंगलोर में मैं रहता हूँ। आज हम दाजू शेखर जोशी की एक प्रसिद्ध कहानी उस पर बात करेंगे। शेखर जोशी की ये कहानी अपने बाल मनोविज्ञान को लेकर चर्चित रही और इस दाजू कहानी में कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं। पहला पात्र है मदन, जो कि एक 9-10 वर्ष का बालक है। दूसरा पात्र है जगदीश बाबू, जो वहाँ पे एक किसी कंपनी में या किसी संस्था में वहाँ पे काम करता है। और तीसरा पात्र है उसका दोस्त हेमंत, जो कहानी के अंत में कहानी में आपको दिखाई देता है। और ये जो कहानी है, इस कहानी की अगर कथावस्तु देखें तो अगर बात करें शीर्षक को लेकर, तो दाजू यह शीर्षक ये एक शब्द है जो कुमाऊनी भाषा में, जिसको दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। और दाजू इस कहानी का जो मुख्य पात्र मदन, जिसकी जो उम्र 9 से 10 वर्ष है, वो एक बाल मजदूर के रूप में कहानी में आता है। वह एक कैफ़े में काम करता है और कैफ़े में आए जगदीश बाबू से उसका परिचय होता है। और उससे परिचय होने के बाद उसे पता चलता है कि यह व्यक्ति यानी जगदीश बाबू उसके गांव के पड़ोस के गांव के थे। इस खुशी से या उसको अच्छा लगता है और वह उस बड़े भाई कहकर उसको दाजू कहकर संबोधित करना शुरू करता है। यह एक बाल मनोविज्ञान है कि बालक अपने माता पिता से, अपने परिवार से दूर होने के पश्चात अपने माँ की याद में, अपने पिता के याद में, अपने भाई की याद में वह किसी और में वह रूप देखने का प्रयास करता है। जैसे दाजू यानी जो जगदीश बाबू है, वह उसे दाजू कहकर पुकारने लगा। और मदन, जो कि एक बच्चा है छोटा, उसे लगा कि जैसे उसको एक बड़ा भाई मिल गया जगदीश बाबू के रूप में, और दोनों के संबंध में निकटता आ गई। दोनों, जब भी जगदीश बाबू इस कैफ़े में आता, उसको सबसे पहले दाजू कहकर पुकारने वाला यही मदन था। मदन उसके पास ऑर्डर लेने के लिए आ जाता, उसको जय हिंद दाजू कहता, और उसके धीरे धीरे उन दोनों में एक निकटता का भाव दिखाई देने लगता है। इससे महसूस होता है कि मदन जैसे उस जगदीश बाबू को मिलकर अपने किसी परिचित से मिलने वाला जो भाव है, ये उसके चेहरे पर दिखाई देता है और वो बड़े खुशी से जगदीश बाबू को दाजू कहकर पुकारने लगता है। और वो हर चीज़ में जगदीश बाबू को दाजू दाजू कहकर पुकारने लगा। और एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा और उस बालक मन पे उसका असर हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि दाजू कहना और एक बाल मजदूर का, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति जगदीश बाबू को दाजू कहना ये पसंद नहीं आया। वहाँ पे वो एक वाक्य बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ख्याल नहीं है कि प्रेस्टीजस का या प्रेस्टीज का। अब ये प्रेस्टीज, यह शब्द शायद मदन को इसका अर्थ भी ना मालूम, लेकिन उस शब्द के अर्थ को जाने बगैर वो उनके हाव भाव से जान गया कि जगदीश बाबू जो है वो उनको दाजू कहना पसंद नहीं है। और इससे तब से वह उसको उस दाजू कहना बंद कर देता है या जगदीश बाबू से बात करना बंद कर देता है। और जगदीश बाबू को नहीं पता कि इस बात का उस बालक के छोटे कोमल मन पर क्या गहरी चोट लगेगी या क्या उस पर असर होगा। और उसने बड़े बुरी तरीके से जगदीश बाबू ने मदन को डांटा और उस दिन वहाँ पे मदन का मन नहीं लगता। वो मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह सिसकियाँ भर भर के रोने लगता है। वो रोते हुए आपको दिखाई देता है। उसके
मन में जो भाव थे अपने भाई के प्रति, अपने भाई समझकर जिसको उसने पुकारा या जिसने उसने अपनत्व का भाग जाग उठा, ऐसे जगदीश बाबू ने जब इस तरीके से कहा तो उसे बहुत बुरा लगा। इसके बाद जगदीश बाबू को उसने कभी दाजू कहकर नहीं पुकारा। उसके बाद भी वो कई बार उस कैफ़े में आए और कैफ़े में आए, हर बार उसको ये छोटा सा बालक सिर्फ बोलो साहब क्या चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलता है। उतने में कई दिनों बाद फिर से एक बार जगदीश बाबू उसके कैफ़े में आते हैं और उसके साथ हेमंत नामक एक उनका दोस्त होता है, हेमंत। और हेमंत ने देखा, जैसे इसने कहा कि क्या चाहिए साहब, उसने हेमंत जान गया कि ये भी किसी पहाड़ी क्षेत्र से है, शायद यह हमारे ही क्षेत्र से हो। तो उसने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसने अपनत्व जगाने का या अपनत्व भाव से हेमंत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन उस समय तक इस छोटे से बालक मदन के मन पर जो चोट पड़ी थी या जो गहरी चोट लगी थी, उससे वह उभरा नहीं था। आज भी वो हेमंत से कहता है कि साहब मेरा कोई नाम नहीं है, मुझे सिर्फ बॉय कह के पुकारा जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी में कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक, इस कहानी के शुरुआत में कैफ़े के बॉय मदन का विस्तार से वर्णन किया गया, उसको बताया गया। उसके बाद इस कहानी में दूसरी घटना यह होती है कि मदन और जगदीश बाबू का उस कैफ़े में परिचय होना और एक दूसरे के प्रति एक अपनापन जागना। इसके बाद मदन और जगदीश बाबू में जो अपनापन जागृत हुआ और उनको लगा, और इसी के चलते मदन को लगा कि शायद वो उसे दाजू कहकर जगदीश बाबू को पुकार सकता है। ये तीसरी घटना थी, या चौथी घटना ये थी कि दाजू कहलाना एक दिन जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया और प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा पर उसके आघात हुआ। उसका जो झूठा अहंकार है, उसका जो ईगो है, उसके मन में जो वर्णवाद है या एक तरीके से वर्गवाद, वो जागृत हुआ और उसको लगने लगा कि ये नौकर व्यक्ति किस प्रकार मुझे दाजू कहकर बुला सकता है। ये मध्यवर्गीय सोच है। एक तरफ यह मध्यवर्ग चाहता है कि उसे अपनापन भी मिले, दूसरी ओर ये अपने से कमतर यानी निम्न वर्ग से बात करना या उनसे रिश्ता स्थापित करना ये नहीं चाहता। और जब इसने कहा कि प्रेस्टीज पर आघात हुआ या तुम प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल नहीं है, तुम दाजू कह के बुलाते हो मुझे, तब मदन के दिल पर गहरी चोट लगी और उसे बहुत बुरा लगा कि अचानक कोई उसको दाजू कहने पर डांट दे। और ये पांचवी घटना थी। उसके बाद मदन थोड़ा सा सहमा और उसी बीच उसने एक दिन तक, वो शायद उस दिन वो काम पर भी नहीं रहता, वो घर जाता है और घर जाकर कई देर तक वो रोया। और दूसरे दिन वो सब कुछ सारी चीज़ें भूल कर उसने तय किया कि आज से वो किसी से मन नहीं लगाएगा और किसी को भाई नहीं बनाएगा या किसी से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। और दूसरे दिन से वो अपने काम पर आ गया। और वहीं पे जब उसको एक हेमंत अपनापन दिखाने की प्रयास करता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब वो नहीं बताता है कि उसका नाम क्या है। वो कहता है कि साहब मुझे बाय कहते हैं साहब, मुझे सब, मेरा नाम साहब है। अब ये प्रमुख घटनाएं हैं इसकी। इस कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो मैं ये कह सकता हूं कि एक मध्यवर्गीय व्यक्ति और एक बालक के मनोवैज्ञानिक कहानी, एक बालक की कहानी, एक मध्यवर्गीय व्यक्ति की अपनी सोच, एक साथ एक बालक की सोच उसके साथ। दूसरा अपनापन, इसकी दूसरी विशेषता, जिसमें वो चाहते हैं कि अपनत्व का भाव प्राप्त हो।
तीसरा, शहरी जीवन के एकाकीपन का इसमें चित्रण हुआ। दोनों भी प्रवासी है, कहीं और से आए हैं किसी और शहर में काम करने। मदन भी वही है और जगदीश बाबू भी वही है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि शहरी जीवन के एकाकीपन का इसमें चित्रण हुआ, बाल मनोवैज्ञानिक वर्णन, बाल मनोविज्ञान का विस्तृत वर्णन इसमें हुआ। और साथ ही हम ये भी जान सकते हैं पहाड़ी जीवन और बेरोजगारी किस प्रकार उस क्षेत्र में है कि वहाँ से लोग काम करने के लिए पूरे शहर में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये एक सामाजिक चित्रण भी या एक सामाजिक विशेषता भी हम इस कहानी की देख सकते हैं। अतः मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी एक बालक के मनोविज्ञान की कहानी है जो हमें एक मध्यवर्गीय सोच और एक बालक के मनोविज्ञान को समझने में मदद करती है। धन्यवाद।